गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिमांड। डिमांड मतलब मांग, लेकिन डिमांड की चीज़ों को समझने के लिए हमें दो तीन कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे, है ना। डिमांड क्या होती है, वांट क्या होती है और डिजायर क्या होती है। अगर ये तीन चीज़ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डिमांड क्या होती है ना। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजायर की कि इच्छा क्या होती है ना। डिजायर मतलब इच्छा क्या होती है। डिजायर मतलब इच्छा क्या होती है ना। तो देखो, केवल मन की चाह या फिर कल्पना, है ना। केवल मन की चाह कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है ना। मान लो आपके मन में कोई महंगा फोन खरीदने की है कि मैं ना ये फोन खरीद लूं, वो फोन खरीद लूं, या फिर कोई भी चीज है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। तो वो क्या होगी, सिर्फ इच्छा होगी, है ना। सिर्फ क्या होगी, डिजायर होगी, आपकी इच्छा होगी। आपके पास परचेजिंग पावर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, बस आप सोच रहे हो दिमाग में कि मुझे क्या करना है, खरीदना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इच्छा या फिर डिजायर बोलते हैं, है ना। तो इच्छा के लिए लिखो, केवल मन की चाह या कल्पना मात्र होती है ना। मन की चाह या फिर कल्पना, है ना, कि आप ये चीज क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते, आपको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, डिजायर के अंदर। इसमें किस चीज की कमी होती है, इसमें कमी होती है परचेजिंग पावर की, है ना। परचेजिंग पावर मतलब क्या, कि आप उस चीज को खरीद नहीं सकते, आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना। तो क्या इसमें कमी किस चीज की होती है, परचेजिंग पावर की, है ना। इसमें क्या होता है, जो परचेजिंग पावर होती है, जो खरीदने की इच्छा से पैसा है, वो नहीं है ना। आपको अगर कोष्टक में लिखना है तो आप लिख लो, हम सोचते तो हैं कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है ना। इन इकोनॉमिक टर्म्स हमारे पास क्या है, परचेजिंग पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको खरीद नहीं सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है, वांट। वांट का मतलब क्या होता है, चाहत, है ना। वांट मतलब चाहत। इसमें आपके पास दोनों चीजें, डिजायर भी है और आपके पास परचेजिंग पावर भी है ना। आपके पास पैसा भी है और आप उस चीज को खरीद भी सकते हो, आपके मन में इच्छा भी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे आप उस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, है ना। जैसे मान लो एप्पल का नया फोन आईफोन जो है लॉन्च हुआ, अब आपके पास पैसा भी है और आप सोचते भी हो कि ठीक है चलो खरीद लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपको दिमाग में आ रहा है क्या इतना पैसा डालना सही है या फिर नहीं है। तो ये क्या है, इच्छा है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हमारी चाहत है ना। हमारे पास दोनों चीजें, इच्छा भी है और परचेजिंग पावर भी है, लेकिन हम अभी प्रेजेंट टाइम पे उस चीज पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो चीज अभी हम उस पे पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या होती है, हमारी चाहत होती है। तो लिखो, चाहत को भी लिख लो कि आपके पास क्या है, डिजायर भी है ना, मतलब इच्छा भी है, और आपके पास पैसे हैं, मतलब आपके पास इकोनॉमिक टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, इसे परचेजिंग पावर भी है ना। आपके पास दोनों चीजें हैं, इच्छा भी है और क्या है, परचेजिंग पावर भी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसमें क्या चीज जो है, जो मिसिंग है, वो ये है कि प्रेजेंट टाइम पे हम इसे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, है ना। दोनों चीजें हैं, लेकिन हम क्या है, अभी हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास दो चीजें तो है, डिजायर है, परचेजिंग पावर है, लेकिन हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हमारी क्या हो गई, खर्च करने के लिए हम तैयार नहीं है, खर्च करने के लिए हम रेडी नहीं है। वो चीज हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है चाहत या फिर इच्छा। दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि डिमांड भी क्या है। डिमांड क्या है, मांग क्या होती है। डिमांड या फिर मांग क्या होती है, अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि डिमांड क्या है ना। अब आपके पास क्या है, डिजायर भी है, आप खरीदना भी चाह रहे हो, पैसा भी है, और आप अब उस पैसे को खरीदने के लिए तत्पर भी हो, है ना। जो आईफोन आपको चाहिए था, आपके लिए इच्छा भी, आप उसको खरीदना भी चाहते हो। दूसरी चीज, आपके पास पैसे भी हैं और अभी आपको प्रेजेंट टाइम में वो फोन चाहिए भी, तो वो क्या है, वो डिमांड है ना। अब तीनों चीजें आपके पास हो गई, तो वो क्या बन जाती है, उसे हम बोलते हैं डिमांड या फिर मांग, है ना। तो डिमांड क्या है, लिखो, डिमांड या फिर मांग एक आर्थिक सिद्धांत है, एक आर्थिक सिद्धांत है, और बिना इन तीनों के हम डिमांड उसे बोल ही नहीं सकते। सिर्फ चाहत है, सिर्फ इच्छा है ना। सिर्फ आप चाहते हो कि हमें खरीदनी है, तो फिर क्या है, इच्छा है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। पैसे आ गए, लेकिन आप अभी उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी सिर्फ चाहत है। आप उसमें अभी इन्वेस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो। और जब तीनों चीजें आ गई आपके पास इच्छा भी है,
आपके पास परचेजिंग पावर भी है और आपके पास अभी तुरंत आप उस पैसे को खर्च भी कर सकते हो, वो क्या होगी? आपकी डिमांड होगी। तो लिखो, एक आर्थिक सिद्धांत है जो किसी उपभोक्ता की जो किसी उपभोक्ता किसी एक आर्थिक सिद्धांत जो किसी उपभोक्ता की किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा, किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा, किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा, सेवा को खरीदने की इच्छा और उसके लिए खरीदने की इच्छा और उसको खरीदने के लिए तत्पर है ना। अभी आप प्रेजेंट टाइम में स्पेंड भी कर देना चाहते हो। खरीदने के लिए तत्परता क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है ना। क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। क्या क्या चीजें हैं? आपकी इच्छा भी है, आपके पास परचेजिंग पावर भी है और प्रेजेंट टाइम पे आप उस पैसे को क्या करना चाहते हो? खर्च भी करना चाहते हो। तो जो चीज क्रिएट होगी वो क्या होगी? डिमांड। मतलब डिमांड में हमें 3 आवश्यक तत्व है, 3 एलिमेंट है जो होने चाहिए। तो डिमांड के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जो एलिमेंट चाहिए वो कौन कौन से हैं? आवश्यक तत्व। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सा डिमांड का जो है इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपको याद रखना चाहिए कौन कौन से डिमांड के तत्व हैं। पहला, वस्तु की इच्छा या फिर आवश्यकता। आपके पास वस्तु की इच्छा हो, आपके पास उस वस्तु की आवश्यकता हो, बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है ना। बहुत ही आपके पास पैसे है लेकिन आपको लगता है वो चीज आपके लिए आवश्यक ही नहीं है, आप उस खरीदने के लिए डिजायर ही नहीं हो, है ना, आपके पास मन में इच्छा ही नहीं है, तो भी उस चीज का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या है? वस्तु की आवश्यकता या फिर उस वस्तु की इच्छा। दूसरी चीज क्या है ना, डिजायर ऑफ द प्रोडक्ट या फिर आपका जो है डिजायर ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की आवश्यकता, उसकी इच्छा। फिर उसके अलावा आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना, भुगतान करने की क्षमता। आपका बहुत ही मन है, आपके पास पैसे नहीं है तो ही आप तो भी वो डिमांड में कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। तो क्या है? दूसरा, भुगतान करने की क्षमता, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उसको पे करने की, है ना। तीसरा क्या होना चाहिए? आप उस पैसे को भी खर्च करना चाहते हैं, बहुत मन है आपका, आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आप चाहते नहीं मेरे पैसे खर्च हो, है ना, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पैसा डालने ही नहीं चाहते हो अभी, तो भी वो डिमांड नहीं होगी। तो अगला क्या है? भुगतान करने की क्षमता, इसके अलावा भुगतान करने की इच्छा भी हो, भुगतान करने की इच्छा या फिर तत्परता, भुगतान करने की इच्छा या फिर क्या बोलते हैं इसे? तत्परता। अगर तीनों चीजें मिल गई तो आपका क्या बन जाता है? डिमांड, है ना। इच्छा क्या है? डिजायर क्या है? चाहत क्या है? उसके अलावा हमारे पास पैसे होने चाहिए और उसके अलावा उस पैसे को खर्च करने की पावर होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिमांड। क्लियर है? ये हो गए डिमांड के 3 एलिमेंट। इन तीनों के बिना डिमांड हो ही नहीं सकती, तो इनको ध्यान में रखो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चौथा कुछ भी डाल दिया और पूछा बताओ इसमें से कौन सा डिमांड के एलिमेंट में नहीं आता है। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर ये तीनों चीजें किसी भी चीज में उपस्थित हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? डिमांड, है ना। हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है? डिमांड है। हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो डिमांड है। क्लियर है? चलो, अब डिमांड क्या है? मतलब सीधे सीधे अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी समय पर, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? डिमांड बोल सकते हैं, है ना। किसी विशेष समय पर किसी विशेष पैसे को देकर अगर वो खरीदना चाहता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये हमारी क्या है? डिमांड है। अब चलो, कौन कौन सी चीजें डिमांड को प्रभावित करती है ना, कौन कौन से जो है मांग के निर्धारक तत्व होते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। मांग के निर्धारक तत्व या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से होते हैं? निर्धारक तत्व या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपके पास प्राइस, क्या आपको लगता है प्राइस आपको आपकी डिमांड को डिटरमाइन करती है? बिल्कुल, है ना। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो आप उसको क्या करना चाहते हो? खरीदना चाहते हो। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है तो हो सकता है उसे ना खरीदना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट, जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, है ना, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो पहली चीज क्या है, पहला डिटरमिनेंट्स क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर उत्पाद या सेवा का मूल्य, है ना, उत्पाद या सेवा का मूल्य, उत्पाद या सेवा का मूल्य। तो ये पहला जो है डिटरमिनेंट्स है जो कि क्या करता है? डिमांड को निर्धारित करता है ना। यह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। क्लियर है? मांग, अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास जो उत्पाद या सेवा का मूल्य, जो प्राइस होती है और जो हमारी डिमांड होती है, जो प्राइस होती है और जो डिमांड होती है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, है ना, किसी चीज की। अगर प्राइस क्या हुई? बढ़ी, तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये ऐसा जो उल्टा रिलेशनशिप चलता है इसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। तो मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो पहला तो डिटरमिनेंट क्या हो गया? प्राइस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद इनकम, है ना, उसके बाद क्या होता है? इनकम। इनकम मतलब आय। अगर आपकी आय ज्यादा है तो आप क्या करोगे? ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, है ना। अगर आपकी आय कम है तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। ज्यादा पैसे ज्यादा डिमांड, कम पैसे आपके पास तो आप कम डिमांड करोगे। तो दूसरा क्या है? फैक्टर इनकम। इनकम भी क्या करता है? डिमांड को प्रभावित करता है, डिमांड के निर्धारक तत्वों में से आता है ना। उपभोक्ता की आय उसकी क्रय शक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। मेरी ज्यादा अगर इनकम है ना, मेरी ज्यादा, मेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज्यादा चीजें खरीदने की कोशिश करती हूँ, है ना। मेरे खर्चे भी ज्यादा हैं, बोलते हैं ना, जितनी आय उतने खर्चे, जितनी आपकी इनकम है उतने आपके एक्सपेंसेस हैं, उतने आपके खर्चे हैं। खर्चे कर रहे हो तो मतलब सीधी सी बात है आप कहीं ना कहीं डिमांड भी क्रिएट कर रहे होगे किसी न किसी प्रोडक्ट की, तभी तो आप खर्चे कर रहे हो ना। आप कपड़े खरीद रहे हो, आप जूते खरीद रहे हो, आप जो भी खरीद रहे हो। अगर आपके पास इनकम कम है तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज खरीदते हो। क्लियर है? तो आपकी इनकम भी क्या करती है? आपकी आय को प्रभावित करती है। इसके अलावा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना, संबंधित वस्तुओं की कीमत, है ना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये कैसे प्रभावित करता है? देखो, दो तरीके की कीमत, दो है चीजें होती है। एक को हम बोलते हैं क्या? संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती हैं। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री, समझना कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, और एक होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गई और एक होती है सप्लीमेंट्री, है ना। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ना बोल के आप उसको बोलो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या बोलते हैं उसे हम? ऐसे आप याद कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट का मतलब है प्रतिस्थापन, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? पूरक वस्तुएं। हिंदी में भी लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? पूरक वस्तुएं। अभी इन दोनों को पहले समझना है ना, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना, ये दोनों क्या होते हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? देखो, सब्स्टिट्यूट पहले समझ लो कि मान लो एक के बिना, है ना, आपके पास ये नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट से काम चला सकते हो, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मान लो आपके पास, आप चाय नहीं पी रहे हो, तो जैसे आप किसी के घर पे मेहमान गए, है ना, मेहमान बन के आप जाते हो ना, तो आपसे पूछे चाय पियोगे? आपने बोल दिया नहीं। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा चाय नहीं पीते तो कॉफी पीते हो क्या? मतलब चाय की जगह आप कॉफी का यूज कर सकते हो, है ना। अगर कोई चाय नहीं पी रहा तो आप उसे कॉफी दे सकते हो। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। मतलब आपकी जो, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोल्ड ड्रिंक, किसी ने आपको ऑफर किया कि ठीक है आप ना ये पी लो, आपने बोला ठीक है ये मुझे नहीं पसंद है, तो इसके जगह आप ये पी सकते हो। सेम आपकी जो इच्छा, मान लो आपकी प्यास है
उसको बुझाएगी, है ना। तो चाय या फिर कॉफी आपकी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। एक की जगह आप दूसरा यूज कर सकते हो, है ना। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो उसकी जगह में, है ना। वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट। वो क्या होते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अच्छा ये इसकी जगह ना मेरा ये हाथ भी उतना ही काम करेगा, है ना। ये पेन नहीं है तो ये पेन, ये ब्लैक वाला पेन नहीं है तो ये वाला पेन है, ये भी इसकी जगह क्या करेगा, बराबर का काम करेगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, प्रतिस्थापित वस्तुएं जो एक की जगह पे दूसरी को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। जैसे क्या हो गया, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी क्या होती है, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती है। चाय की जगह आप कॉफी पी सकते हो, कॉफी की जगह आपको चाय ऑफर की जा सकती है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, जो एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होती, है ना। कॉम्प्लीमेंट बोलते हो ना आप लोग की वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना, मेड फॉर ईच अदर है। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हुए तो चीजें काम ही नहीं करेंगी। तो वो जो मेड फॉर ईच अदर आप बोलते हो ना, जैसे पेन और इंक, ये क्या है, एक दूसरे के बिना ये क्या चल पाएंगे, है ना। आपके पास, रुक जाओ मैं पहले इधर लिख देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरा, है ना। ये मेड फॉर ईच अदर होती हैं। जैसे कार और पेट्रोल, पेट्रोल के बिना कार चल पाएगी क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, है ना। पेन और इंक एक दूसरे के बिना काम ही नहीं करते, है ना। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, ब्रेड और बटर एक साथ ही यूज होते हैं, है ना। तो अब मान लो चाय और कॉफी, ये चीजें कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो देखो, अगर सब्स्टिट्यूट को मान लो आप चाय और कॉफी थोड़ी महंगी होती है, चाय थोड़ी सस्ती होती है ना। तो लोग जनरली कॉफी को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि कॉफी महंगी है और चाय सस्ती है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना। अब मान लो ऐसा हुआ कि जो कॉफी है उसकी कीमत गिर गई, है ना। जो उसकी प्राइस है कॉफी की, उसकी कीमत कम हो गई। तो अब लोग क्या करेंगे, चाय की जगह कॉफी भी पीना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहां पर जो चाय की डिमांड है, अगर कॉफी की कीमत कम होती है तो चाय की डिमांड क्या होगी, सीधी सी बात है, प्रभावित होगी। चाय की जो डिमांड होगी वो कम होगी, क्योंकि जो लोग चाय पीते थे वो कुछ लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट क्या करती है, एक दूसरे को डिमांड को प्रभावित करती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ गई, है ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग बोल देंगे कि भाई ठीक है, कार ज्यादा खरीदना सेफ नहीं है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इतने ज्यादा है। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत कम है तो ठीक है, लोग कार खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि जो है पेट्रोल सस्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो इंक महंगी हो गई तो क्या लोग पेन खरीदना कम कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अगर इंक बहुत महंगी है तो लोग पेन ज्यादा खरीदे, भाई पेन खरीद लेते हैं। ब्रेड और बटर, तो ये दूसरे को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गई, पूरक हो गई, और सब्स्टिट्यूट क्या हो गई, प्रतिस्थापन हो गई। इनकी प्राइस भी, है ना, जैसे मान लो प्रतिस्थापन मूल्य का अगर बढ़ गया, है ना। अब मान लो अगर प्राइस की कीमत फिर वापस बढ़ गई, प्राइस की कीमत फिर वापस बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, फिर से वापस से चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। चाय की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट्स गुड होती है, बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि पूरक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु की, अगर हमारे एक दूसरे में से किसी की भी प्राइस बढ़ी, है ना, तो दूसरे की डिमांड को क्या होगा, पर बहुत महंगी कार हो गई, लोग कार ही नहीं खरीदेंगे, है ना। तो जब कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें साथ में चलती है। क्लियर हो गया। हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सब्स्टिट्यूट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट जो जिसकी जगह में, एक की जगह में हम दूसरा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम ऐसा बहुत ज्यादा आप चाय के फैन नहीं हुए तो आपका कॉफी से भी काम चल सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे के बिना नहीं है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। पेट्रोल के बिना कार अधूरी है ना। कार अगर नहीं है तो पेट्रोल ही कौन लेगा, मतलब आप बोल दोगे बाइक, तो बाइक कार दोनों का मतलब है ना। और पेन नहीं है तो इंक की कोई डिमांड नहीं है, इंक नहीं है तो पेन का कोई कम नहीं है ना। तो ये मेड फॉर ईच अदर होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। चलो, तो तीन चीजें हो गई, पहली प्राइस हो गई, इनकम हो गई, और जो एक दूसरे की जो है संबंधित वस्तुएं होती है। संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई और एक सब्स्टिट्यूट हो गई, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। क्लियर है। इसके अलावा चौथी क्या आती है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन, है ना। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन या फिर उपभोक्ताओं की अपेक्षा, उपभोक्ता की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। अब मान लो ऐसा लगता है इन फ्यूचर, है ना, इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाली है, घटने वाली है। जैसे रोज आपके सामने एक न्यूज आती है ना
सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना क्रैश होने वाला है, सोना कम में आ जाएगा, तो लोग क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है 2 महीने में अगर सोने की जो है कीमत कम होने वाली है तो हम क्या करेंगे, हम 2 महीने वेट कर लेंगे, हम 2 महीने के बाद खरीद लेंगे। अब मान लो ये कस्टमर है, इसको हमने बोल दिया कि अरे भाई तुम्हें सोना खरीदना है ना, आगे आने वाले समय में सोना 2 लाख का होने वाला है, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी जल्दी खरीदना शुरू करेगा। सोना की बात नहीं, मतलब कोई भी चीज है उसे पता है कि 1 महीने के अंदर इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो वो आज क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो कंज्यूमर की जो अपेक्षा होती है कि आने वाले टाइम में कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी, उससे भी क्या होती है, डिमांड प्रभावित होती है ना। अगर उसको लग रहा है कि डिमांड कम होगी तो वो मतलब प्राइस कम होगी फ्यूचर में, तो वो आज वेट करेगा, है ना, वो उस चीज को 2 महीने बाद उसकी डिमांड करेगा। अगर उसको लग रहा है कि प्राइस ऊपर चली जाएगी तो वो आज ही उस चीज को क्या करेगा, खरीद लेगा। तो कंज्यूमर की जो उपभोक्ता की जो अपेक्षाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं, जो है प्रभावित करती है ना। अगर भविष्य में उसको ऐसा लगता है मूल्य बढ़ेगा तो वो आज खरीद लेगा, अगर उसको ऐसा लगता है कि भविष्य में मूल्य कम होगा तो वो क्या करता है, भविष्य के लिए टाल देता है उस डिमांड को कि हम बाद में जो है खरीद लेंगे। तो उपभोक्ता की अपेक्षा भी क्या करती है, डिमांड को प्रभावित करती है। इसके अलावा विज्ञापन का प्रभाव, अगर आपने बहुत सारी चीजों के ऐड देख लिए हैं, है ना, तो फिर तो बस आपका मन है कि भाई बस अब ये विज्ञापन का प्रभाव बस खरीदना ही है इसको, है ना। अगर आपने ऐड देख लिया, आपने एडवर्टाइज अच्छे से देख ली, तो क्या होता है, जनरली जो विज्ञापन होते हैं क्या करते हैं, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, है ना। तो अगर आपने क्या किया है, आपने जो है किसी चीज का विज्ञापन देख लिया और विज्ञापन आपको बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, फटाफट उसकी डिमांड खरीद करते हो, है ना। विज्ञापन क्या करते हैं, जो इफेक्टिव डिमांड होते हैं, जो कंज्यूमर्स के दिमाग में जाकर अपनी छवि बैठा देते हैं, उनसे भी डिमांड प्रभावित होती है ना। मान लो किसी चीज का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपको बहुत अच्छा नहीं लगा, तो आपको लगता है ठीक है ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आपको भले ही वो प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, लेकिन अगर आपने किसी का विज्ञापन देखा, उसने आपको अफेक्ट किया, है ना, आपकी जो भी नीड्स थी आपको लगा बस इससे पूरी हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, फटाफट उस चीज को खरीदने की कोशिश करते हो। तो विज्ञापन का भी प्रभाव पड़ता है। फिर इसके अलावा कौन सी चीज होती है जो करती है, जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि, क्या, जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, है ना। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा मांग बढ़ेगी। इसके अलावा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण। अगर आय का वितरण ज्यादा है ना, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उनकी इनकम ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, है ना। अगर आय का वितरण समान हो, समान मतलब सबके पास इक्वल पैसा हो, कोई गरीब अमीर ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी, है ना। सबके पास पैसे हैं, सब चीजें खरीदना चाहेंगे। तो अगर आय का वितरण समान है तो फिर क्या होगा, वस्तुओं की मांग भी समान होगी, है ना। अब देखो, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे और किसी के पास कुछ पैसे नहीं है, तो जो बेचारा गरीब है वो सिर्फ अपनी क्या करेगा, जो उसकी बेसिक नीड्स होंगी उनको पूरा करेगा। लेकिन अगर सबके पास बराबर पैसे हैं तो सारे लोग समान इक्वली डिमांड करेंगे, है ना। तो आय का वितरण भी क्या करता है, डिमांड को प्रभावित करता है। सातवां लिखो, जलवायु की परिस्थितियां, क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु परिस्थितियां, है ना, जलवायु की परिस्थितियां भी क्या करती हैं, डिमांड को प्रभावित करती हैं। क्लियर है, जलवायु की परिस्थितियां, ठंडी में स्वेटर्स की डिमांड ज्यादा है, गर्मी में मौसमी जूस, है ना, इन सब की डिमांड ज्यादा है। तो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिमांड को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा क्या होती है, जो सरकारी नीतियां होती हैं, जो सरकारी नीतियां होती हैं, वो भी किसी चीज में आपको सब्सिडी मिल रही है, टैक्स फ्री हो रहे हो, है ना, तो उन चीजों की आप डिमांड ज्यादा करते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करती है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कौन कौन सा है, प्राइस हो गया, इनकम हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, हमारी जो संबंधित वस्तुएं होती हैं वो हो गई। इसके अलावा क्या हो गया, हमारे पास कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हो गई। इसके अलावा विज्ञापन का प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, आय के वितरण का प्रभाव, जलवायु परिस्थितियां, सरकारी नीतियां, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी डिमांड को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो हमने देख लिया कितने जो है कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने तरीके की डिमांड होती है। अगेन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है ना, टाइप ऑफ डिमांड। कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना है ना। ऐसा नहीं है कि ये तो मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, ज्वाइंट डिमांड पे। किस पे, ज्वाइंट डिमांड पे। मतलब इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं संयुक्त मांग।
संयुक्त मांग क्या होती है? संयुक्त मांग या फिर ज्वाइंट डिमांड क्या होती है ना? तो देखो, हम जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कार और पेट्रोल है ना, एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब भी आप कार खरीदोगे पेट्रोल की डिमांड आप करोगे, जब भी आप पेन खरीदोगे आप इंक की डिमांड करोगे, है ना। तो ये क्या होती है? एक तरीके की, जब भी आप ब्रेड खरीदोगे आप बटर की डिमांड करोगे, है ना। आप ऐसे मत बोल देना मैडम मैं तो ऐसे ही सेक के खा लूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। जनरली वो एक साथ में होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त संयुक्त डिमांड, है ना। अगर आप मटर पनीर बना रहे हो तो मटर खरीदोगे तो पनीर भी साथ में खरीदोगे, पनीर खरीदोगे तो साथ में मटर भी खरीदोगे। तो ये क्या होती है? संयुक्त। जब एक साथ उन प्रोडक्ट्स की हम डिमांड करते हैं, है ना। बाइक खरीदोगे तो सीधी सी जाके पहले कहां जाओगे? पहले पेट्रोल खरीदोगे। तो ये क्या होती है? संयुक्त डिमांड होती है ना। तो लिखो, संयुक्त मांग उन वस्तुओं या सेवाओं की होती है। संयुक्त मांग उन वस्तुओं या सेवाओं की होती है। उन वस्तुओं या सेवाओं की होती है जो एक दूसरे की क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिनका एक दूसरे के पास काम ही नहीं चलता, है ना। जो एक दूसरे की क्या है? मेड फॉर ईच अदर है, जिनको रब ने मिलाया है। तो क्या होती है? सेवाओं की होती है जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, जो एक दूसरे की पूरक होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, वो क्या है? ज्वाइंट डिमांड है, या फिर वो क्या है? एक साथ है ना, संयुक्त है, उनके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। क्लियर है? आपने एक एग्जांपल देखो, आपने रेजर खरीदा, है ना। तो जो आप शेव वगैरह करते हो, गर्ल्स के लिए नहीं है, गर्ल्स बॉयज के लिए है ना। तो अगर आपने रेजर खरीदा तो आप साथ में क्या खरीदोगे? ब्लेड खरीदोगे, उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। पेन खरीदोगे तो इंक खरीदोगे, बिना इंक का आपका काम नहीं चलेगा। कार खरीदोगे तो पेट्रोल की डिमांड होगी। तो ये क्या होती है? ये संयुक्त मांग होती है। क्लियर है ना। आपने प्रिंटर खरीदा तो आपने इंक खरीदा। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, है ना। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, प्रिंटर खरीदा तो आपने इंक खरीदा, है ना। रेजर खरीदा तो आपने ब्लेड खरीदा। तो ये क्या है? ये ज्वाइंट डिमांड है ना। इनकी मांग हमेशा क्या होगी? एक साथ होगी। अगला देखना कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है? कंपोजिट डिमांड हिंदी में से बोलते हैं संयुक्त मांग या फिर समग्र मांग। कंपोजिट डिमांड, है ना। चलो, अब कंपोजिट डिमांड क्या होती है? देखो, कई बार कई वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं, जैसे बिजली, है ना। बिजली का उपयोग आप किस में करते हो? बिजली से आप खाना भी बना सकते हो, हीटर चला के, रोशनी के लिए यूज कर रहे हो, कूलर, फ्रिज, पंखा, बहुत सारी चीजें चला रहे हो, है ना। इसके अलावा आप दूध से आप पनीर बना लेते हो, दही बना लेते हो, क्रीम बना लेते हो, है ना। मलाई से घी बना लेते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो जब किसी वस्तु के कई उपयोग होते हैं, है ना, तो उसे हम किस में डालते हैं? कंपोजिट डिमांड में मांगते हैं। चलो लिखो, जब कई वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं, है ना। जब कई वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं, तो जो इस तरीके की डिमांड होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जनरली कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, है ना। अब मान लो ऐसा हुआ कि हमने किसी एक चीज का उपयोग कम हो गया, है ना, या फिर मान लो बिजली की प्राइस बढ़ गई या बिजली की प्राइस घट गई, ऐसे देखना, ठीक है। तो उस वस्तु के कई उपयोग है, उसको हम लाइट जलाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, हीटर बनाने, खाना बनाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो बिजली की प्राइस क्या हुई? बढ़ गई, है ना। तो आप हीटर में खाना बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। फ्री की बिजली आ रही, कटिया फंसा ले रहे हो, है ना, डिमांड कम है उसकी या प्राइस कम है उसकी, तो आप क्या करोगे? आप सोच लोगे कि चलो हीटर में खाना भी बना लेते हैं, है ना। आप अगर बहुत ज्यादा महंगी बिजली है तो आप सिर्फ उसका उपयोग किसके लिए करोगे? रात में रोशनी के लिए, है ना। जला के भाग नहीं जाओगे किधर भी। तो जब एक वस्तु के कई उपयोग होते हैं ना, कोई वस्तु है उसके कई सारे उपयोग होते हैं, तो मान लो एक किसी उपयोग की मांग बढ़ती है, तो फिर मान लो
किसी एक उपयोग की मांग बढ़ गई, है ना। अब आप दूध से क्या कर रहे हो, आपको बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि पनीर बहुत खराब हो रहा है, तो आपने दूध लिया और दूध से घर पे पनीर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है जो दूध होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी। पहले आप दूध 1 ही लीटर पी लेते थे, है ना, अब 4 लीटर दूध फाड़ के आप पनीर बना रहे हो, दूध घर में बना रहे हो, तो उसका क्या होगा, आपने दूध की डिमांड क्या करी है, बढ़ गई है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई क्या होगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होगी पनीर को। जब आप पनीर घर पे बना रहे हो तो बाहर डिमांड कम हुई है ना। तो ये चीज होती है। तो मान लो कई वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं, तो किसी एक उपयोग की मांग बढ़ती है, किसी एक उपयोग की मांग बढ़ती है, तो दूसरे उपयोग की क्या होती है, किसी एक उपयोग की मांग बढ़ती है। आपने दूध ज्यादा पीना शुरू कर दिया, उपयोग की मांग बढ़ती है, तो दूसरे की क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है ना, दूसरे के लिए सप्लाई कम हो जाती है, बढ़ती है, तो दूसरे उपयोग के लिए सप्लाई कम हो जाती है, दूसरे उपयोग के लिए क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, आपूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। एक की उपयोग बढ़ती है तो दूसरे की सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर है। तो जिससे क्या होता है, अब आपने दूध जब पहले 1 लीटर पी रहे थे, अब 4 लीटर फाड़ के पनीर भी बना रहे हो, तो दूध की डिमांड आपने क्या कर दी है, ज्यादा कर दी है, तो प्राइस क्या होगी, बढ़ सकती है ना। प्राइस सस्ती थी, आपने पहले क्या किया, पहले आप सिर्फ पढ़ने के लिए लाइट के यूज कर रहे थे, अब खाना भी बना रहे हो, हीटर भी चला रहे हो, तो बिजली की क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगी, प्राइस भी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। मक्का हो गया, बहुत सारी चीजों में होता है ना, हम बहुत सारी चीजों में क्या होती है, कंपोजिट डिमांड होती है, जिसे हम समग्र जो है डिमांड बोलते हैं। फिर आ जाओ निगेटिव डिमांड क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, है ना। कभी अगर कभी दे दिया अगर उसने, तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या होती है कौन सी मांग, और इसके अलावा हमें पता रहेगा तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। निगेटिव, नकारात्मक मांग, नकारात्मक मांग क्या होती है, ये फटाफट देख लेते हैं ना। चलो देखो, जब उपभोक्ता किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं ना, वो चीज हमें नहीं चाहिए, पसंद नहीं करते हैं, या हम उससे बचना चाहते हैं, है ना, कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है प्राइस बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा हो, उस प्राइस को लेके हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही समझ नहीं आ रही हो, है ना। तो जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर क्या कर रहा है, डिमांड ही नहीं करता, उससे बचना चाहता है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारी क्या होगी, डिमांड ऑब्वियस सी बात है कम होगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में, है ना, लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन लोग बचना चाहते हैं ना। जनरली हम लाइफ इंश्योरेंस कराना नहीं चाहते, उसकी मांग इतनी ज्यादा नहीं होती, वो हमेशा क्या होता है, तो वो जो निगेटिव डिमांड है ना, हमें हो सकता है लगता है इसकी क्या जरूरत है ना, तो वो क्या है, वो एक निगेटिव डिमांड है, हमें लगता है इसकी क्या जरूरत है, तो वो क्या है, निगेटिव डिमांड है ना। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस को अगर हम देखें तो वो एक निगेटिव डिमांड में चला जाता है, उसकी कोई बहुत ज्यादा लोग जो अवेयर हैं सिर्फ वही ले रहे हैं, बाकी ना जनरली आप हर किसी के दिमाग में अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोग उसे लेना नहीं चाह रहे, दैट इज निगेटिव, है ना, निगेटिव है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं ना। तब होती है, लिखो, निगेटिव या फिर नकारात्मक मांग तब होती है, नकारात्मक मांग तब होती है, नकारात्मक मांग तब होती है, नकारात्मक मांग तब होती है जब उपभोक्ता किसी चीज को खरीदने से बचना चाहता है, जब उपभोक्ता किसी चीज को खरीदने से या किसी उत्पाद को खरीदने से बचना चाहता है, उत्पाद को खरीदने से बचना चाहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिमांड। खरीदने से बचना चाहता है, वो क्या होती है, हमारी नेगेटिव डिमांड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिमांड बोलते हैं, है ना। कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहता, वो क्या है, नेगेटिव डिमांड है। अब एक और आती है अनहोलसम डिमांड या फिर अवांछनीय, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अनहोलसम डिमांड, अनहोलसम डिमांड, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अवांछनीय या फिर हानिकारक मांग, अवांछनीय, अवांछनीय मांग क्या होती होगी, है ना, है तो ये निगेटिव टाइप का ही, है ना, निगेटिव टाइप का ही वर्ड लग रहा है, अवांछनीय, अनहोलसम डिमांड या फिर अवांछनीय डिमांड क्या होती है ना।
है तो वो निगेटिव टाइप की, हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए लेकिन फिर भी हम उसे खरीद रहे हैं। जैसे शराब, अल्कोहल, है ना, टोबैको, हमें वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, हमारे लिए अच्छी नहीं है, अवांछनीय है, लेकिन हम फिर भी उसे खरीदते हैं, दैट इज अवांछनीय मांग, है ना। यह नकारात्मक मांग जैसी है, लेकिन डिमांड, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम निगेटिव डिमांड की बात करें तो वहां पर कस्टमर बचना चाहता है, यहां पर कस्टमर बचना नहीं चाहता, जबकि कस्टमर को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कस्टमर बचना चाह रहा है, लेकिन अगर हम बात करें अनहोल्स डिमांड में तो कस्टमर तो खरीदना चाहता है लेकिन उसे खरीदना नहीं चाहिए, दैट इज अनहोलसम डिमांड, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, अवांछनीय बोलते हैं। क्यों नहीं बचना चाहिए उपभोक्ता को, क्योंकि वो समाज के लिए या फिर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, क्योंकि समाज या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि समाज के लिए हानिकारक है ना। समाज या फिर स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, हानिकारक है। वो क्या होती है, वो होती है अनहोलसम डिमांड, अवांछनीय। निगेटिव डिमांड का ही एक प्रकार है, लेकिन डिफरेंस है, निगेटिव डिमांड में कस्टमर खुद नहीं चाहता कि वो खरीदे, लेकिन अनहोलसम डिमांड में उसे नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वो समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे आपकी दारू हो गई, जैसे आपकी कुछ भी टोबैको हो गया, है ना, कुछ भी चीजें जो आप ऐसी लगती हैं। चलो, तो निगेटिव हो गया, अनहोलसम हो गया, है ना। चलो अगला, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, है ना। सिर्फ इसको मैं समझा देती हूं। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, वो डिमांड है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो मार्केटिंग वाले लोग हैं ना, उनको लगता है नहीं ये पर्टिकुलर बहुत प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो वो बना देते हैं उस डिमांड को, है ना। वो डिमांड है ही नहीं, कस्टमर उसे लेना ही नहीं चाहता, कस्टमर को वैसी कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो फिर क्या है वो, अब मतलब उस डिमांड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, डिमांड है ही नहीं। फिर आ जाओ, एक होती है कॉम्पिटिटिव डिमांड या प्रतिस्पर्धात्मक मांग, कॉम्पिटिटिव डिमांड या फिर क्या होती है, प्रतिस्पर्धात्मक मांग। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, प्रतिस्पर्धात्मक मांग, प्रतिस्पर्धात्मक मांग, है ना। प्रतिस्पर्धात्मक मांग या फिर कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है, देखो यह मांग तब होती है जब किसी उत्पाद के कई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, है ना। कई, उस चीज के कई सारे सब्स्टिट्यूट है, मतलब आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कई सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, है ना। अगर आप ये नहीं खरीदोगे तो आप ये खरीदोगे क्योंकि ये आपकी सेम डिजायर, सेम आवश्यकता को पूरा कर रही है। ये नहीं तो ये खरीदोगे क्योंकि ये सेम आपकी आवश्यकता को पूरी कर रही है ना। तो जब कई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होते हैं तो क्या होती है, एक वस्तु की, अब मान लो इसकी ये सारी चीजें एक ही हैं, ए बी सी डी, ये सारी आपकी एक आवश्यकता को या एक इच्छा को पूरी कर रही है। अब मान लो ए की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, समझना इस चीज को, ए की प्राइस बढ़ गई तो आप क्या करोगे, ए खरीदोगे नहीं, हम तो बी में चले जाएंगे। बी की भी प्राइस बढ़ गई तो क्या करोगे, आप सी में चले जाएंगे। हमें क्या है, हमारी तो जरूरत पूरी होनी चाहिए, है ना। हमें ऋण नहीं मिल रहा तो हम घड़ी पे चले जाएंगे, घड़ी नहीं मिल रहा हम सर्फ एक्सेल पे चले जाएंगे, ये नहीं मिल रहा हम इस पे, हमें तो मतलब है सिर्फ कपड़ा धोने से। अब वो कपड़ा हमारा कौन सा ब्रांड धुल रहा है हमसे मतलब नहीं है ना। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोल देते हैं क्या, कि ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रतिस्पर्धात्मक डिमांड है ना। ये हमारी एक डिमांड हमारी क्रिएट हुई थी, संयुक्त डिमांड, जो कॉम्प्लीमेंट्री के उसमें यूज हुई थी, है ना। अब ये डिमांड हमारी क्या है, ये कॉम्पिटिटिव डिमांड है जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के उसमें हो रही है। तो लिखो, मांग तब होती है, यह मांग तब होती है, यह मांग तब होती है, यह मांग तब होती है जब क्या होता है, बोलो, यह मांग तब होती है जब कई उत्पाद के कई प्रत्यक्ष विकल्प उपलब्ध होते हैं ना। जब उत्पाद के कई प्रत्यक्ष विकल्प आपके सामने होते हैं, कई उत्पाद के कई प्रत्यक्ष विकल्प सामने होते हैं, कई प्रत्यक्ष विकल्प सामने होते हैं, कई प्रत्यक्ष विकल्प उपलब्ध होते हैं, है ना, उपलब्ध होते हैं। तो एक की प्राइस बढ़ी तो हम दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे की बढ़ी तो तीसरे में चले जाएंगे, हमें क्या करना है ना। तो जब उत्पाद के कई प्रत्यक्ष विकल्प आपके पास अवेलेबल हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, तो क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो क्या होते हैं, जो दूसरा विकल्प होगा उसकी मांग बढ़ जाएगी, सीधे से लिखो, है ना। तो एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ी, एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ी
तो दूसरे प्रोडक्ट की मांग क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी, है ना। ए प्रोडक्ट को आपने क्या किया, महंगा कर दिया, और बी प्रोडक्ट भी मेरी सेम जरूरत को पूरा कर रहा है, तो मैं इसको नहीं खरीद के इसमें चली जाऊंगी, मुझे क्या है ना। तो एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या होती है, तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या होगी, दूसरी वस्तु की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरे वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरे वस्तु की डिमांड या फिर मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। आया समझ में? चल अगला देखो, डायरेक्ट डिमांड, है ना। अगला देखें डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, प्रत्यक्ष मांग। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, प्रत्यक्ष मांग। प्रत्यक्ष मांग का मतलब क्या होता है ना, डायरेक्ट डिमांड मतलब प्रत्यक्ष मांग क्या होती है, अंतिम उपभोग की वस्तुओं के लिए होती है ना। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, लिख लो, क्या, ऑटोनॉमस डिमांड। क्या जानते हैं इसे हम, ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड इसे हम के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा मांगी जाती है ना, जो डायरेक्ट क्या कर रहा है, कंज्यूमर मतलब जो वो आगे बेचेगा नहीं, आगे कुछ भी नहीं करेगा, मैं ब्रेड लेके आई और मैं ही ब्रेड खा लूंगी, तो जो वो डिमांड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, है ना। मैं ब्रेड खरीद के ला रही हूँ और मैं ही जो है उस ब्रेड को खा ले रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ। अगर ऐसा होता कि मैं ब्रेड लेके आ रही हूँ, किराना स्टोर में रख रही हूँ, फिर किसी और को बेच रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर नहीं होती, है ना। जो बंदा मुझसे खरीद के लेके गया है वो ब्रेड, वो कंज्यूमर होता। तो लिखो, प्रत्यक्ष मांग वह मांग होती है जो अंतिम उपभोग की वस्तुओं के लिए होती है। प्रत्यक्ष मांग वह मांग होती है, प्रत्यक्ष मांग वह मांग होती है, प्रत्यक्ष मांग वह मांग होती है, वह मांग होती है जो प्रत्यक्ष उपभोग, जो प्रत्यक्ष है ना, जो उपभोग के लिए होती है, जो प्रत्यक्ष डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपभोग के लिए होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष मांग, है ना। चलो, ऑटोनॉमस डिमांड क्यों बोलते हैं फिर इसे मैम, क्योंकि ये किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं है, ये डायरेक्ट होती है ना। इसे आप ये भी बोल सकते हो कि जो बेसिक, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, किसी और चीज पे बेस्ड है क्या, कि इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। ये हमारी ऑटोनॉमस डिमांड है, हमें ये यूज ही करना है, तो ये क्या है, इसीलिए हम इसे प्रत्यक्ष या फिर ऑटोनॉमस डिमांड के नाम से जानते हैं। तो लिखना है तो नीचे लिख भी लो, है ना, नीचे लिखना है तो लिख भी लो। इसे ऑटोनॉमस डिमांड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर नहीं करती, यह किसी दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर नहीं करती, किसी दूसरी वस्तु के मांग पर निर्भर नहीं करती, दूसरी वस्तु के मांग पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस डिमांड बोलते हैं। निर्भर नहीं करती, है ना। हमारे पास हमारे लिए भोजन हो गया, एग्जाम्पल भी लिख लो, भोजन हो गया, हमारे लिए कपड़ा हो गया, हमारे लिए घर हो गया, ये हमारी बेसिक डिमांड है ना, इसे हम खुद ही कंज्यूम करते हैं, किसी और पे ये डिपेंड नहीं करती। अगला लिखो, डेराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है ना। व्युत्पन्न डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग या फिर डिराइव्ड डिमांड, क्या बोलते हैं इसे हम, इसे हम डिराइव्ड डिमांड या फिर व्युत्पन्न मांग बोलते हैं, है ना। अभी हमने ऑटोनॉमस डिमांड पढ़ी है, वो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही थी नहीं, लेकिन ये करती है ना। डिराइव डिमांड, डिराइव का मतलब ही क्या होता है, आपने सुना होगा ना, ये वर्ड, ये जो शब्द है, कम्युनिकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द से डिराइव किया गया है ना। डिराइव करा गया है मतलब क्या होता है, निकाला गया है ना, व्युत्पन्न किया गया है। तो डिराइव्ड मांग मतलब क्या, किसी और चीज से निकाली गई है। क्लियर है। तो वह वस्तु जो दूसरे वस्तु से उत्पन्न होती है या फिर अन्य वस्तुओं पर निर्भर करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे ये पेन बनाना है, ये पेन मुझे बनाना है, तो मुझे इसके लिए प्लास्टिक चाहिए, है ना। तो अगर मुझे पेन की डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्लास्टिक की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मुझे ये पेन बनाना है। मुझे पेंसिल बनाना है तो मुझे ग्रेफाइट चाहिए होगा, मुझे लकड़ी चाहिए होगी, तो उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अगर पेंसिल की डिमांड बढ़ रही है तो ये क्या होती है, ये डिराइव्ड डिमांड होती है ना, किसी और की मांग पर डिपेंड करती है। तो लिखो, व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है, व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है, व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है, वह मांग होती है जो किसी
व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है जो किसी दूसरे वस्तु से, जो किसी दूसरे वस्तु की, वह होती है जो किसी दूसरे वस्तु की मांग पर डिपेंड करती है, जो किसी दूसरे वस्तु की मांग पर डिपेंड करती है, दूसरे वस्तु की मांग पर निर्भर करती है, दूसरे वस्तु की मांग पर क्या करती है, निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव। डिराइव से ऐसे याद रखना, ठीक है। जैसे ऐसे आप लोग पढ़ते हो ना बहुत सारे वर्ड्स में कि ये जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के इस वर्ड से डिराइव किया गया है, मतलब निकाला गया। तो जब किसी और चीज से हमारी डिमांड क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं, है ना। मतलब यह इस वस्तु की डिमांड किस पे निर्भर करेगी, किसी अन्य वस्तु की डिमांड पर, है ना। अगर हम पेंसिल बना रहे हैं तो पेंसिल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, है ना। लकड़ी के अलावा मुझे ग्रेफाइट चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेंसिल की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, ग्रेफाइट की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, डिराइव्ड डिमांड है ना। तो मतलब किसी वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु के उपयोग पर, ग्रेफाइट की मांग किस पर डिपेंड कर रही है, पेंसिल के उपयोग पर। अगर हम लोग पेंसिल का ज्यादा उपयोग करेंगे तो ग्रेफाइट की मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये क्या होता है, हमारा व्युत्पन्न मांग या फिर डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, है ना। लिखो, किसी वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु के उपयोग पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की मांग किसी अन्य उत्पाद के किस पे, उपयोग पर, है ना। पेंसिल का उपयोग ज्यादा करेंगे, पेंसिल की डिमांड ज्यादा होगी तो ग्रेफाइट की भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उपयोग पर निर्भर करते हैं। अब मान लो किसी और चीज को बनाने में ग्रेफाइट का यूज हो रहा है, तो अगर उस चीज की डिमांड बढ़ी तो भी ग्रेफाइट की मांग बढ़ेगी, है ना। लेकिन है क्या, वो डिराइव्ड डिमांड ही है, व्युत्पन्न मांग ही है। क्लियर है। चलो एक और लेते हैं, लैटेंट डिमांड। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में भी, व्यापम में भी, है ना। तो इसको ध्यान से रखना। लैटेंट डिमांड क्या होता है, ऐसी मांग जो मौजूद तो है ना, लेकिन हमें दिख नहीं रही अभी। जैसे मान लो जो फोन आया, फोन की जरूरत थी लेकिन वो उस टाइम पे वो डिमांड ज्यादा नहीं दिख रही थी। फिर कैमरे वाला फोन आया, तो जब हमारे पास हाथ में सेल फोन आया था तो हमें ऐसा लग रहा था क्या कि कैमरे वाले फोन की बहुत जरूरत है, लेकिन थी, है ना। फिर उसमें वीडियो कॉल ऐड कर दिया गया, उसमें और चीजें, तो ये चीज ज्यादा यूज होने लगी। लेकिन पहले से नहीं पता था किसी को कि इन चीजों की डिमांड है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। ये तो फोन में फीचर ऐड होते गए और लोगों की डिमांड जो है उससे सेटिस्फाई होती गई, है ना। तो मतलब इसको हम बोलते क्या है, हिंदी में ये क्या होती है, गुप्त मांग या फिर छिपी हुई मांग। गुप्त मांग या छिपी हुई मांग, है ना। ये हमें सामने से नहीं दिखती लेकिन इसकी जरूरत होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त मांग या फिर छिपी हुई मांग। हमें समझ में नहीं आता कि इसकी जरूरत है, लोग डिमांड भी नहीं कर रहे, लेकिन जब वो चीज आ जाएगी तो यूज होगी, है ना। फोन नहीं था तो लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत फोन की जरूरत है ना, फोन आ गया तो लोगों को लगा रही इसकी तो बहुत जरूरत थी, है ना, इससे हमारी जीवन कितना सही हो गया। फिर उसके बाद कैमरे वाले फोन आए तो ठीक है, तब लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि बहुत यूज है, लेकिन आया तो फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऐड, जैसे जैसे फीचर ऐड होते जा रहे हैं लोगों को लग रहा है अरे इसकी मुझे बहुत जरूरत थी, है ना। तो ये क्या है, ये लैटेंट डिमांड या फिर छुपी हुई डिमांड है, जो मौजूद तो होती है। ऐसी डिमांड, ऐसी मांग जो मौजूद तो है, ऐसी मांग जो मौजूद तो है लेकिन लेकिन दिखती नहीं है ना। हमें समझ में नहीं आती कि वो डिमांड है, वो दिखती नहीं है। जैसे ही वो चीज हमारे सामने आएगी, अरे वाह इसकी तो बहुत जरूरत थी, है ना, इस चीज के बिना तो काम ही नहीं चल रहा था, कैसे इतने इंटरनेट के बिना हम कैसे इतने दिन तक सरवाइव कर लिए, है ना। जब नहीं था तो उसकी कोई डिमांड भी नहीं थी, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे इंटरनेट आया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, पहले क्यों नहीं थी, पहले होती तो ज्यादा अच्छा था। तो मौजूद तो है लेकिन वो दिखती नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई उपयुक्त प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, है ना। जैसे इंटरनेट था ही नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था तो उसकी डिमांड भी नहीं थी। अब प्रोडक्ट है, इंटरनेट है, लोगों को पता है तो उसकी डिमांड भी है ना। तो ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, ऐसी डिमांड को हम लैटेंट डिमांड बोलते हैं, जो मौजूद तो है लेकिन हमें क्या हो रही है, दिखती नहीं है ना। जैसे मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का, इनका डेवलपमेंट आप देखो ना,
क्या आपको पास जब नहीं था तो लोगों को ऐसा लगता था कि बिना फोन के हम मरे जा रहे हैं, फोन चाहिए, ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन फोन आ गया तो लोगों ने इसको यूज करना सीखा, इंटरनेट आ गया, लोगों ने इसे यूज करना सीखा तो लगा बड़े वाह बहुत अच्छा है, पहले से होता तो कितना बढ़िया था। क्लियर है। तो इस तरीके की डिमांड को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट डिमांड बोलते हैं। क्लियर है। एक होती है हमारी डिक्लाइन मांग, घटती हुई मांग। घटती हुई मांग क्या होती है, तो देखो सीधी सी बात, क्या जब किसी प्रोडक्ट की मांग डे पर डे कम होती जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, घटती हुई मांग कहते हैं, है ना। समय के साथ लगातार घटती जाती है तो हम उसे डिक्लाइनिंग डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, डीवीडी प्लेयर कोई ले रहा है आज के टाइम पे, एक टाइम पे कितनी डिमांड थी, है ना। डीवीडी प्लेयर आज कोई खरीद रहा है नहीं, तो उसकी डिमांड क्या हो गई है, एकदम से कम हो गई है। लैंडलाइन फोन आज इनकी डिमांड है क्या, ज्यादा नहीं, है ना। लैंडलाइन फोन इनकी सबकी क्या है, डिक्लाइनिंग डिमांड है। क्लियर है। एक होती है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड, इरेगुलर डिमांड क्या होती है, इरेगुलर डिमांड क्या होती है, ठंडी के टाइम पे, मतलब वो डिमांड हमेशा साथ नहीं चलती है ना, एक जैसी नहीं होती है। ठंड के टाइम पे गर्मी के जो ठंडी के जो कपड़े होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है ना, तो वो एक 3-4 महीने के लिए है। फिर गर्मी के टाइम पे कॉटन के कपड़ों की डिमांड ज्यादा होती है, वो भी एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है ना। तो ये कुछ टाइम तक रहती है, फिर कुछ टाइम के लिए नहीं रहती, फिर कुछ टाइम के लिए रहती है, फिर कुछ टाइम के लिए नहीं रहती। ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं इरेगुलर डिमांड। क्लियर है। एक आता है फुल डिमांड, मैं बस इनको समझा रही हूँ, है ना। तो ये आप इनको मतलब अगर आप ध्यान से देख लोगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और नीचे एग्जाम्पल लिखते जाना बस। फुल डिमांड क्या होती है, जब ये फुल डिमांड मतलब गोल्डन पीरियड, है ना, इसे ऐसे लिख लो, गोल्डन पीरियड। जब डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, है ना, जिस वस्तु की जितनी डिमांड है उतना हम उसे सप्लाई भी कर पा रहे हैं, तो यह क्या होता है, इसे फुल डिमांड मानी जाती है। जब मांग और आपूर्ति बराबर हो, है ना, इसीलिए इसे गोल्डन पीरियड बोला जाए। जितना डिमांड है उतनी हम सप्लाई भी कर पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, फुल डिमांड के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर है। तो अभी हमने सारे टाइप पढ़े। अब इंपॉर्टेंट, है ना, अब हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अब हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और एक मार्केट डिमांड क्या होती है ना। ये भी डिमांड के टाइप ही है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है और इंडिविजुअल डिमांड क्या है, और इसके अलावा मार्केट डिमांड क्या है ना। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब सीधी सी बात है, व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग, है ना। देखो, जब कोई एक व्यक्ति किसी एक वस्तु की मांग करता है ना, एक ये व्यक्ति है, इसने किसी एक चीज की डिमांड करी, मान लो ये चीज है ना, एक व्यक्ति ने एक चीज की डिमांड करी, एक ही व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं, इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही है ना। तो जब कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु की क्या करता है, मांग करता है ना, एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, है ना। एक व्यक्ति मांग रहा है, तो जब कई व्यक्तियों की मांग को जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति की मांग क्या हो गई, व्यक्तिगत डिमांड। और जब कई सारे व्यक्ति मिलकर किसी प्रोडक्ट की डिमांड, कई सारे व्यक्ति मिलकर, है ना, एक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, या एक प्रोडक्ट की कई सारे व्यक्तियों ने मिलकर इस प्रोडक्ट की जो डिमांड करी है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। समझ में आया क्या है, अभी ऐसे समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। व्यक्तिगत मांग, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक वस्तु की मांगी गई जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत डिमांड। बहुत सारे व्यक्तियों ने, है ना, मतलब पूरा एक बाजार, ठीक है, ने किसी एक वस्तु की जो मांग की है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, है ना। व्यक्तिगत डिमांड, एक व्यक्ति मांग रहा है, जब कई व्यक्तियों की मांग को हम जोड़ देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। तो लिखो यहां पर, अब लिख लो, किसी एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा किसी एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जब एक व्यक्ति मांग रहा है, और मार्केट डिमांड क्या है, जब उसी प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में हम लोग देख रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। समझ में आया, एक डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। अभी हम चलते हैं डिमांड शेड्यूल की तरफ, है ना। एक और वर्ड लिखो, डिमांड शेड्यूल।
डिमांड शेड्यूल। क्या होती है इसे? मांग अनुसूची। मांग अनुसूची। दो चीजें आपको समझ में आ गई है ना, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। चलो डिमांड शेड्यूल क्या होती है लिखो। ये एक टेबल है, जनरली एक शेड्यूल लिखा हुआ है ना, तो क्या टेबल है जो किसी वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर उसके मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। पहले लिखो फिर मैं समझाती हूं। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक सूची है, एक सूची है ना, शेड्यूल है, एक सूची है, अनुसूची लिखा ही हुआ है ना, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो क्या करती है, जो किसी वस्तु की सूची है, जो किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। वो क्या है? मांगी गई मात्रा को दर्शाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, है ना, दर्शाती है। लिखो पहले, मैं आपको समझाती हूं। मान लो ये कोई प्रोडक्ट है ना, दो चीजें डालो, है ना, ये कीमत है, ये क्या है? इसकी कीमत है, और ये क्या है? इसकी मांग है। जब उसकी कीमत थी 5 रुपए, है ना, जब किसी वस्तु की कीमत कितनी थी? 5 रुपए, तो मैं उस चीज को कितना मांगती थी कि भाई 1 दे दो। जब 4 हुई तो मैंने कहा ठीक है 2 दे दो। जब 3 हुई तो मैंने कहा ठीक है भाई 3 दे दो, है ना। जब 4 हुई तो मैंने कहा भाई जब 3 हुई, और जब 2 हुई, है ना, जब 2 हुई तो मैंने कहा ठीक है 5 दे दो। 1 हुई तो मैंने कहा 5 दे दो, है ना। 2 हुई तो मैंने कहा 4 दे दो, और 1 हुई तो मैंने कहा ठीक है 5 दे दो। जैसे जैसे कीमत घटी, मैंने उसकी क्या की? उसकी डिमांड को दर्शाती। एक पर्टिकुलर कीमत में उसकी डिमांड क्या है, इस पर्टिकुलर कीमत पे उसकी डिमांड क्या है, इस 3 रुपए में उसकी डिमांड कितनी है, इसके में उसकी डिमांड कितनी है। तो जब हम ये एक शेड्यूल में, एक सूची में दर्शाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, है ना। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। इसे ही हम कीमत जो है मांग की अनुसूची के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो। डिमांड शेड्यूल एक टेबल जो दिखाता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कस्टमर कितनी डिमांड करे। अगर महंगी है तो हम कम सामान लेते हैं, है ना, कम क्वांटिटी लेते हैं। अगर वो चीज सस्ती है तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं। दैट इज डिमांड शेड्यूल। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदा गया है, उसकी डिमांड क्या थी, ये जो हम एक सूची में दर्शा रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं किस पे? डिमांड कर्व पे। डिमांड शेड्यूल से ही किस में जाएंगे? डिमांड कर्व पे। तो जो डिमांड कर्व है वो डिमांड शेड्यूल का ही क्या है? वो क्या है? डिमांड शेड्यूल का ही क्या है? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। जब हम उसी डिमांड शेड्यूल को, जो हमने टेबल बनाई है, उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। यहां पर मान लो हमने दिखाया प्राइस, यहां पर सामान की क्वांटिटी दिखा दी। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये वाई एक्सिस आप समझ लेना। ठीक है, अब मान लो डिमांड 5 थी तो मैंने कितना मांगा? भाई 1 सामान दे दो। 4 हुई तो मैंने 2 मांग लिया। फिर जब 3 हुई तो मैंने कहा ठीक है 3 दे दो। फिर 4 हुई तो 4 मांग लिया, 2 हुई तो मैंने 4 मांग लिया। जब 1 हुई तो मैंने 5 मांग लिया। अब देखो ये स्लोप डाउनवर्ड बन रहा है ना, बना या फिर नहीं बना? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है ना, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये क्या बना हमारा? डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? डिमांड शेड्यूल का। जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व बनता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं डिमांड कर्व के नाम से। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया तो क्या आंसर दोगे, है ना। डिमांड कर्व किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो अगर आपको डिमांड शेड्यूल नहीं पता हुई और उन्होंने 3-4 ऑप्शन दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो डिमांड कर्व क्या है? लिखो, डिमांड कर्व या मांग वक्र, इसे हिंदी में बोलते हैं मांग वक्र, है ना।
किसका? डिमांड शेड्यूल का, मांग अनुसूची का। डिमांड शेड्यूल का क्या है? डिमांड शेड्यूल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। का क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है ना। जब हम डिमांड शेड्यूल का ग्राफ बना देते हैं तो जो हमारे सामने आता है वो क्या होता है? डिमांड कर्व। अब ये क्या है? डिमांड कर्व हमारा कैसा है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। देखो नीचे की तरफ जा रहा है और स्लोप कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व हमारा क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। तो क्या है यहां पर दिखा क्या रहा है? मतलब डिमांड कर्व हमें क्या शो करता है? जो किसी वस्तु क्या है, क्या शो कर रहा है हमें? डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हमें क्या दिखाता है? डिमांड कर्व हमें दिखाता है किसी वस्तु की डिमांड, पर्टिकुलर प्राइस पे किसी वस्तु की कितनी डिमांड है ना। तो डिमांड कर्व हमें दिखाता है किसी वस्तु के मूल्य पर, क्या दिखाता है? किसी वस्तु के मूल्य पर, है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदी गई मात्रा। क्या दिखा रहा है? किसी पर्टिकुलर, यही तो शो कर रहा है ना डिमांड कर्व हमारा। और कुछ और दिखा रहा है जो डिमांड शेड्यूल में है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और डिमांड शेड्यूल में क्या था? किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी? 5 रुपए में हम उसे कोई एक ही खरीद रहे थे, 4 रुपए हो गई तो हमने कहा ठीक है भाई 2 दे दो, 3 रुपए 3 दे दो, है ना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लगाया था, है ना। तो ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है ना। और ये क्या दिखाता है? किसी वस्तु के मूल्य पर खरीदी गई मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब देखो यहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। 5 रुपए में एक खरीद रहे थे, 4 रुपए में 2 खरीद रहे थे, 3 रुपए में 3 खरीदे। मतलब हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि जैसे जैसे प्राइस घट रही है हमारी डिमांड क्या हो रही है? जैसे जैसे प्राइस घट रही है हमारी डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। ये यहीं पे तो दिखा हमें कि अरे जैसे जैसे हम प्राइस कम करते जाते हैं लोग क्वांटिटी ज्यादा खरीदते जा रहे हैं, मतलब डिमांड ज्यादा करते जा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है क्या? डिमांड और प्राइस में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। यहीं से तो हमें पता चला कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो जब हमने डिमांड कर्व में देखा तो हमें क्या दिखा कि मूल्य और प्राइस के बीच में क्या होता है? मूल्य और कीमत के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। मूल्य और कीमत के बीच में क्या है? उल्टा रिलेशन है ना। इनवर्स रिलेशन है। कीमत के बीच क्या है? उल्टा रिलेशन है। जैसे जैसे हमारी प्राइस घट रही है उल्टा संबंध है, या फिर इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अगर ऐसा रिलेशनशिप होता है तो क्या होता है? इनवर्स रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। डायरेक्टली रिलेटेड होंगे तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर है? चलो अब ये याद रखना है ना, इसका डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कैसा होता है इसका स्लोप? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हिंदी में लिखना है तो लिख लो कि यह जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। नीचे की ओर ढलान वाला होता है। हिंदी में भी समझ में आ गया, इंग्लिश में भी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट, है ना। ऊपर से चल रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। दिखा? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। किसके क्या क्या दिखाता है? डिमांड और कीमत के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। और क्या दिखाता है? एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी ये भी शो करता है क्या? हमारा डिमांड कर्व। क्लियर है? चलो तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउन कर रहा है, ये चीज, और लॉ ऑफ डिमांड की तरफ हम चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हो, है ना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।